हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं आप सबको बताऊंगी कि सीसेट के इस बार के प्रीलिम्स में मैंने कैसे कितने क्वेश्चंस को सोल्व किया था और कैसे मैंने प्रायोरिटाइज किया था मैथ्स के क्वेश्चन को। तो लेट्स बिगिन द वीडियो। फर्स्टली मैंने 56 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे इस बार सीसेट में, जिसमें से कि मेरे 35 करेक्ट आए हैं टोटल और 21 इनकरेक्ट हो गए, यानी कि 7 क्वेश्चन मतलब इसमें से 37 में से माइनस हो गए हैं, तो जिसमें के 28 ही मेरे नेट करेक्ट हो पाए हैं और मेरा स्कोर बन रहा है अराउंड 70। ये मैंने विजन आईएएस की आंसर की से चेक किया है। सो अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे मैंने एग्ज़ाम में सोल्व किया था पेपर को। अब बात करें पैसेजेस की, तो मैं वो डिस्कस नहीं करूँगी क्योंकि जो पैसेजेस होते हैं उनमें बहुत सारी वेरिएशन रहती है। इनफैक्ट आंसर की में भी वेरिएशन रहती है। जब तक यूपीएससी की ऑफिशियल आंसर की नहीं आ जाती है तब तक हम कभी भी श्योर नहीं हो सकते कि पैसेजेस में क्या करेक्ट गया है और क्या नहीं गया है। सो मैथ्स के क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, क्योंकि मैथ्स के आउट ऑफ 29 मेरे मोर देन 25 क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं, तो वो मैं आपको बताऊंगी। फर्स्टली इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने कभी मतलब सोल्व नहीं किया था और ये इससे मैं फेमिलियर नहीं थी, इसलिए तो मैंने ये क्वेश्चन नहीं किया। उसके बाद ये क्वेश्चन डुएबल था क्योंकि इसमें ये क्वेश्चन मिक्सचर और एलिगेशन का था। मैंने इसकी इनफ प्रैक्टिस नहीं की थी, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को बाद में सेकंड रीडिंग के लिए छोड़ दिया था, ताकि अगर जो डायरेक्ट क्वेश्चन अगर मुझे मिल जाए तो सबसे पहले मैं उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करूं। अब इस क्वेश्चन में भी कुछ ऐसा ही है कि इसमें पूछा गया कि राइट मोस्ट डिजिट बतानी है हमें प्रिसीडिंग द जीरोस इन द वैल्यूज ऑफ 30⁻30। तो जब तक आप ऐसे क्वेश्चन को से फेमिलियर नहीं है तब तक आपको सीसेट में वो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा आपका टाइम कॉस्ट ले लेगा नहीं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है कि इस क्वेश्चन से भी फेमिलियर नहीं थी, और फेमिलियर होने की बात नहीं होती है। आप मैथ्स में क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, लेकिन सीसेट में जब बात आती है तो देखो इसमें पूछा क्या गया है, हाउ मेनी नंबर्स। पूरा क्वेश्चन रीड करती हूँ। 421 एंड 427 व्हेन डिवाइडेड बाय द सेम नंबर लीव्स द सेम रिमाइंडर 1। How many numbers can be used as the divisor in order to get the same remainder of 1? तो यहाँ पे ये नहीं पूछा गया कि कौन सा नंबर यूज हुआ है, यहाँ पे पूछा है हाउ मेनी नंबर्स। तो यहाँ पे डेटा सफिशिएंसी आ जाता है, और कभी कभी अगर आप एक वैल्यू फाइंड आउट कर लें या फिर दो वैल्यू फाइंड आउट कर लें, लेकिन उसकी बहुत सारी वैल्यूज पॉसिबल हैं, तो उस टाइम पे आप यहाँ पे सिली मिस्टेक होने के चांसेस रहते हैं। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए सीसेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्वेश्चन था। ये भी क्वेश्चन मुझे थोड़ा लेंथी लग रहा था, तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को प्रायोरिटाइज नहीं किया था। अब इस क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है और प्राइम नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन है। डायरेक्टली सोल्व होने के चांसेस इसके ज़्यादा थे, इसलिए मैंने ये फर्स्टली अटेम्प्ट किया। क्वेश्चन में पूछा गया था कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द सम s इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड वेयर x y z आर डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स ईच लेस देन 10। सो देखो यहाँ पे फिक्स्ड वैल्यू दी गई है और उस वैल्यू से नीचे के प्राइम नंबर के बारे में पूछा गया है, तो उनको यूज करके इजीली इस क्वेश्चन का आंसर आ सकता है। इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को डायरेक्टली फर्स्ट हैंडली अटेम्प्ट करने का सोचा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन 40 से 50 सेकेंड मैक्सिमम लेते हैं आपके, और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है कि आपका करेक्ट जाएगा। तो ये क्वेश्चन फिर मैंने डायरेक्टली अटेम्प्ट कर दिया था और ये करेक्ट भी गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जब हम आते हैं तो ये वाला क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन मैंने सोल्व भी किया, फिर भी इसमें सिली मिस्टेक की वजह से गलत हो गया। क्वेश्चन में पूछा गया था लेट x बी ए 2 डिजिट नंबर एंड y बी अनदर 2 डिजिट नंबर फॉर्म्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स ऑफ x। इफ x प्लस वाई इज द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर देन व्हाट इज द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x की पॉसिबल वैल्यूज हमें बतानी थी। ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर हमें पता है कि 99 होता है ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर, और जब हम बात करें x प्लस वाई की, दोनों 2 डिजिट नंबर है x y और y x। तो यहाँ पे जो 4 पेयर्स थे वो पॉसिबल थे, 1881, 2772, 3663, 4554। इसमें पूछा गया है कि कितनी वैल्यूज x की पॉसिबल है, लेकिन मुझे लगा ये पेयर पूछ रहा है कि कितने पेयर x के पॉसिबल, इसलिए मैंने इसका आंसर 4 मार्क किया, जबकि इसका आंसर 8 आएगा। तो ये एक सिली मिस्टेक की वजह से मेरा क्वेश्चन ये गलत हो गया था।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जब हम चलते हैं तो इस क्वेश्चन के बारे में मैं श्योर नहीं थी, मैंने इसको ट्राई किया था सोल्व करने का, पर मुझे लगा ये टाइम लेगा, इसलिए मैंने इसे छोड़ दिया था। ये मैंने इसको सोल्व करने का कोशिश की थी, पर ये टाइम लगता, लेंथी था, तो मैंने छोड़ दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते ही डायरेक्ट बहुत ईजी क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को आपको कभी नहीं छोड़ना चाहिए, इसलिए मैं कहूँगी आप मैथ्स पढ़ो या फिर आप रीजनिंग पढ़ो। मुझे लगता है कि हमें सीसेट के लिए इस अभी सारे जो चैप्टर्स हैं, भले ही वो रीजनिंग के हो, भले ही वो मैथ्स के हो, मुझे लगता है कि सारे चैप्टर्स हमें रिवाइज करके अच्छे से जाने चाहिए। कोई भी मतलब क्वेश्चन ऐसा दिख जाए कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दिख जाए, तो ताकि वो इजीली आप अटेम्प्ट कर पाओ। अब मैंने पीयूष वार्ष्णेय सर जो रीजनिंग पढ़ाते हैं एसएससी सीजीएल के लिए भी और बैंकिंग के लिए भी, तो मैंने उनसे रीजनिंग के जो उनके नोट्स थे मैंने वो गो थ्रू किए थे एक बार। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, इसमें पूछा गया था कि हाउ मेनी टाइम्स द आवर एंड एंड द मिनट हैंड कोइंसाइड इन ए क्लॉक बिटवीन 10 AM एंड 2 PM। तो इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि कोइंसाइड कैसे करते हैं। तो कोइंसाइड ये होता है आवर एंड और मिनट हैंड दोनों सेम, यानी कि यहाँ पे 0 डिग्री का एंगल बताना था इनके बीच में कब बनता है। और 10 और 12 के बीच में जब 12 पे आती है क्लॉक, तो इसके केस में 12 माइनस हो जाता है। तो 10 और 2 PM के बीच में कितने आवर्स थे हमारे, यहाँ पे टोटल 4 आवर्स बनते थे, तो 4 में से 1 माइनस कर देंगे 12 के लिए, क्योंकि 12 रिपीट हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पे 3 टाइम्स इसका आंसर था। तो ये डायरेक्टली सोल्व हो पाया था। सो इसलिए मैं कहूँगी कि हर चैप्टर हमें ध्यान से रीड करना चाहिए, ताकि कोई भी डायरेक्ट क्वेश्चन दिखे तो वो सोल्व हो सके। ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट सर के रीजनिंग के नोट से था। कैलेंडर पूछा गया था, कैलेंडर फॉर द ईयर 2025 इज सेम फॉर। तो ये मैंने पढ़ा था कि जैसे जैसे ही लीप ईयर होता है, लीप ईयर के तुरंत बाद जो लीप ईयर को इमीडिएटली फॉलो करने वाला जो ईयर आता है वो 6 साल में रिपीट होता है। और अगर लीप ईयर से पहले या फिर लीप ईयर के बाद में कोई नॉर्मल ईयर होता है वो 11 ईयर्स में रिपीट होता है। तो इसलिए ये क्वेश्चन करेक्ट चला गया था। सो 2031 ही इसका आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में देखो ये यहाँ पे पॉसिबिलिटी थी और इसको टेस्ट करके देखना होता है, आपको वैल्यूज प्लेस करके देखना होता है, तो इसमें ये लेंथी क्वेश्चन होता है, इसलिए मैंने ये छोड़ दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन भी डायरेक्ट क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया था, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द मिनट हैंड एंड द आवर एंड व्हेन द क्लॉक शोज 4:25 आवर्स। ठीक है, तो अब क्लॉक का अगर यहाँ पे एंगल का फॉर्मूला पता होता तो ये एंगल का फॉर्मूला मुझे पता था, एंड जब मैंने डायरेक्टली अप्लाई किया तो मेरा डायरेक्ट यहाँ पे आंसर आ गया। तो इसलिए ये डायरेक्ट क्वेश्चन कभी नहीं छोड़ने चाहिए आपको, जो कि बहुत ईजी है और 40 से 50 सेकेंड में आपका सोल्व हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस 25th क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन है और इजी सोल्व होने वाला क्वेश्चन था। अब ये देखो, मैंने 30 सेकंड में नॉर्मली ये क्वेश्चन सोल्व किया था, क्योंकि हमें पता है कि कट्स कितने होते हैं। अगर n नंबर ऑफ कट्स हम लगाते हैं तो पीसेस हमें कितने मिलते हैं, n+1। और 64 अगर हम देखें, 64 किसका क्यूब होता है, 4 का क्यूब होता है 64। ठीक है, और अगर 4 पीसेस मतलब एक एक्सिस के कट्स देते हैं, तो मान लिया एक एक्सिस पे हम 3 कट लगाते हैं तो दूसरी पे भी 3 लगाएंगे, तीसरी पे भी 3 लगाएंगे, तो 4 × 4 × 4 64 जब हमें पीसेस मिलेंगे, तो इसलिए 9 इसका आंसर था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी थोड़ा मतलब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ज़्यादा थी गलत होने की, तो इसलिए मैंने इसको स्किप कर दिया था। और अब जब बात आए तो पता है आपको फ्लिप करने की ज़रूरत नहीं होती है, पेजेस को आप फ्लिप करेंगे, लास्ट के सेक्शन में जाके आप सोल्व करेंगे। तो अगर आप इंग्लिश मीडियम के एस्पिरेंट हैं तो आप हिंदी मीडियम की तरफ जो पेज दिया होता है वहाँ पे ऐसे सोल्व करके देख सकते हैं मैथ्स के या रीजनिंग के क्वेश्चन को। इससे क्या होता है कि आपको पेजेस को फ्लिप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और अगर हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट है तो इंग्लिश मीडियम वाले जो पेज होते हैं, इंग्लिश वाले पेज होते हैं, आप उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चंस की। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था, मुझे नहीं पता था कैसे करना, इसलिए मैंने स्किप किया इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का था, मैंने इसको सोल्व करने का ट्राई किया, लेकिन इसमें पूछा क्या गया था वो मुझे अभी तक नहीं पता है, क्योंकि मैंने इसको रिवाइज नहीं किया है और फिर डायरेक्टली सोल्व नहीं हो पा रहा था। ये लेंथी क्वेश्चन था तो इसको स्किप करना ही बेटर था। नेक्स्ट क्वेश्चन भी थोड़ा ऐसा ही है। अगर आप इन क्वेश्चन से फेमिलियर नहीं है ना, सीसेट में किसी भी टाइप के अगर आप क्वेश्चन से फेमिलियर नहीं है तो आप फर्स्ट हैंडली उनको अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए, नहीं तो बहुत टाइम लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
क्वेश्चन में पूछा गया है ऑन जनवरी 1st ए पर्सन सेव्ड ₹1 एंड ऑन जनवरी 2nd ही सेव्ड ₹2 मोर देन दैट ऑन द प्रीवियस डे. जनवरी 3rd पे भी ही सेव्स 2 more than that on the previous day and so on. At the end of which dates was his total saving a perfect square as well as a perfect cube. तो अब यहाँ से अगर हम देखते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, तो इस क्वेश्चन में ये वाला ट्रिक फॉलो होता था, सिग्मा 0+1, सिग्मा 1+1, सिग्मा 2+1, सिग्मा 3+1 ऐसे. और क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद भी मैंने इसको गलत मार्क कर दिया. एक्चुअली उसका आंसर आएगा 8 जनवरी, बट सिली मिस्टेक की वजह से, क्योंकि इन क्वेश्चन में सिली मिस्टेक के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो इसलिए ये क्वेश्चन रॉन्ग हो गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन पे जब हम आते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ्स का देखते हैं. ये क्वेश्चन, अब ये वाला क्वेश्चन भी अगर आप अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हो, उसका मतलब है कि आपकी प्रिपरेशन में थोड़ा इशू है, क्योंकि ये क्वेश्चन, इस पैटर्न का क्वेश्चन एवरी टाइम सी सेट के PYQs में आता है. हर ईयर ये क्वेश्चन UPSC पूछता है और सबसे इजी क्वेश्चन मुझे लगता है ये. तो ये पैटर्न वाला ये सीक्वेंस को सोल्व करना होता है हमें, और ये क्वेश्चन करेक्ट डायरेक्टली सोल्व हो जाता है ऐसे क्वेश्चन. अब ये क्वेश्चन मैंने सेकंड रीडिंग के लिए छोड़ा था, क्योंकि ये क्वेश्चन इतना कोशिश करने के बाद भी सोल्व नहीं हो पा रहा था, बहुत लेंथी था, इसलिए मैंने सेकंड रीडिंग के लिए छोड़ा था, पर बाद में मैं इसे अटेम्प्ट नहीं कर पाई, टाइम नहीं बचा था. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. ये क्वेश्चन डायरेक्टली परसेंटेज के थे, और परसेंटेज के क्वेश्चन कभी नहीं छोड़ने चाहिए जो डायरेक्टली और इजीली सोल्व हो जाते हैं. अब ये क्वेश्चन इजीएस्ट मुझे लगा था. P's salary is 20% lower than that of Q's salary, which is 20% lower than the R salary. By how much percent is R salary more than P's salary? तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले R की सैलरी ले लेनी है, तो फिर Q की हमें पता है उससे कम है, और P की हमें पता है Q से कम है, तो उसके बाद R और P को कंपेयर करके ऐसे हमने इसको सोल्व किया. नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम पैटर्न पे है, और उसमें भी परसेंटेज का पूछा गया है. इसमें पूछा गया है कि ए नंबर इज मिस्टेकनली डिवाइडेड बाय 4 इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाय 4. व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन द रिजल्ट ड्यू टू दिस मिस्टेक. तो ये कैलकुलेशन एरर वाला क्वेश्चन था, तो ये भी इजीली डायरेक्टली सोल्व होने वाला क्वेश्चन, ये कभी स्किप नहीं करने चाहिए आपको, क्योंकि ये 1 मिनट से कम टाइम में सोल्व हो जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन भी परसेंटेज का था, इजी क्वेश्चन जो कि सोल्व हो सकता था. अब ये क्वेश्चन जब तक मुझे लगता है कि इनमें थोड़ा वैल्यू प्लेस करके जब आपको देखना होता है, तो वो क्वेश्चन थोड़े लेंथी हो जाते हैं, थोड़े ट्रिकी होते हैं, तो इसलिए मैं उनको प्रेफर नहीं करती हूँ. और ये क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट्स को मैक्सिमाइज करने के लिए किया था. मुझे नहीं पता था फैक्चुअल क्वेश्चन है ये डायरेक्ट, क्योंकि इसमें यूनिट्स पूछी गई थी. 1 मीट्रिक टन, आई थॉट 1 मीट्रिक टन 1000 kg तो नहीं होगा, तो मैंने सोचा कि 2 अगर करेक्ट है तो ये डायरेक्टली आंसर होगा, पर ये गलत हो गया. ये फैक्चुअल क्वेश्चन अगर नहीं आता तो अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मैथ्स का कौन सा है. तो ओके, दिस क्वेश्चन 44th क्वेश्चन. अब ये क्वेश्चन कैसे, ये रिमाइंडर थ्योरम का फर्स्टली क्वेश्चन है नंबर सिस्टम से डायरेक्टली. अब यहाँ पे 32 की जो पावर 5 है उसको भी हम 2 की पावर में मेंशन कर सकते हैं, और 2 की पावर 27 है. अब उसके बाद बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, और उसके बाद 2 की जो साइक्लिसिटी होती है उसको चेक करके फिर हम यहाँ से देख सकते थे ये किससे डिविजिबल है. पर वहाँ पे एग्जाम में क्लिक नहीं किया, या फिर क्लिक किया था तो मुझे लगा लेंथी है, तो इसलिए आई मूव्ड ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. अब ये क्वेश्चन भी मुझे थोड़ा ट्रिकी लग रहा था, इसलिए मैंने ये बाद के लिए छोड़ दिया था. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. अब ये डायरेक्शन सेंस के क्वेश्चन, इस बार जो डायरेक्शन सेंस के क्वेश्चन UPSC ने दिए थे वो बहुत डिफिकल्ट थे, और वो डायरेक्टली सोल्व नहीं हो पा रहे थे. स्टिल आई ट्राइड टू सोल्व दिस क्वेश्चन, बट इट गॉट मी इनकरेक्ट आंसर. पर ये नेक्स्ट क्वेश्चन वाला एंगल वाला क्वेश्चन था, तो ये थोड़ा ठीक गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं. तो ये डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है. ये भी आपको कभी स्किप नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि आपका आंसर करेक्ट आएगा. अब इस टाइप के क्वेश्चन में देखते हैं, ये भी डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है. अब इन क्वेश्चन में आपको सोल्व करके देखना होता है. अब जैसे इसका प्रोडक्ट अगर दिया है 24, और स्टेटमेंट 1 कहता है m+n इज ग्रेटर देन mn, प्रोडक्ट ऑफ mn से ग्रेटर है उसका सम, और m की वैल्यू n से ग्रेटर है. तो मुझे लगता है ये डिविजिबिलिटी रूल से ये क्वेश्चन सोल्व होने वाला था, पर ये क्वेश्चन गलत हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ये इजीएस्ट क्वेश्चन है मुझे लगता है. क्वेश्चन में पूछा गया कि
व्हाट इज द टाइम रिक्वायर्ड टू डाउनलोड द सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के लिए कितना टाइम चाहिए। फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है साइज है सॉफ्टवेयर का, बताता है ये 12 मेगाबाइट है। उसके बाद ट्रांसफर रेट कहता है 2.4 किलोबाइट पर सेकेंड है। अब जो स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंगली हमें बताना होता है, तो अब देखते हैं। द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग वन ऑफ द स्टेटमेंट अलोन बट कैन नॉट बी आंसर्ड बाय यूजिंग वन अदर स्टेटमेंट अलोन। अब अगर हमें ये बताना है कि टाइम कितना चाहिए सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के लिए, तो क्या सिर्फ ये काफ़ी है कि डेटा का साइज कितना है, टाइम और रेट भी तो रिक्वायर्ड है ना। तो इसलिए दोनों स्टेटमेंट का यूज़ करके ही हम इसको सोल्व कर सकते थे और ये करेक्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं मैथ्स के। हाँ, ये वाला क्वेश्चन, यहाँ पे स्टेटमेंट दी गई थी और वही डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन था, गलत हुआ पर ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये इनइक्वालिटी का क्वेश्चन था, पता नहीं ये क्वेश्चन कैसे, इस बार थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था। आई ट्राइड टू सोल्व इट पर गलत हो गया ये क्वेश्चन भी। अब ये क्वेश्चन इजी क्वेश्चन ये नंबर सिस्टम का था, क्योंकि यहाँ पे बोर्ड मास रूल को अप्लाई करके हम डायरेक्टली सोल्व कर सकते थे और ये करेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अब ये क्वेश्चन भी इजीएस्ट क्वेश्चन है रीजनिंग का, तो इसको भी हमने प्लेस वैल्यू से ये सोल्व होता है, तो इसको भी ये अटेम्प्ट करना चाहिए था, डायरेक्ट आंसर जिसका आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी डायरेक्ट रीजनिंग का क्वेश्चन था, तो करना चाहिए था अटेम्प्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये सीक्वेंस का क्वेश्चन है, और यहाँ पे सीक्वेंस में क्या होता है कि पैटर्न को आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है। आप भले रीजनिंग की आप कितनी प्रैक्टिस करो, सीक्वेंसेस का क्या है कि अगर आपको क्लिक कर गया तो वो इनिशियली फर्स्ट 10-20 सेकंड में ही कर जाएगा, और नहीं तो कभी कभी सीक्वेंस को सोल्व करना इम्पॉसिबल हो जाता है थोड़ा। अब ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी लग रहा था, इसलिए मैंने इसको बाद के लिए छोड़ा था, सेकेंड इटरेशन के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मैथ्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन क्वेश्चन, दिस वाज द वन ऑफ द इजी क्वेश्चन, क्योंकि पीवाईक्यूज में भी बहुत बार ऐसे देखे हैं हमने। सीसेट के पीवाईक्यूज इसीलिए कहते हैं कि आपको पीवाईक्यूज जरूर सोल्व करना चाहिए। अब ये 260 पेजेस की बुक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना था कि 1 to 9 नंबर्स होते हैं, लेकिन 1 डिजिट होती है, तो ये 9 वो पेजेस हो गए टोटल। उसके बाद 10 to बाकी के जो पेजेस हम जितने भी लेते हैं, उसके बाद 2 डिजिट के जो नंबर है तो वो कितना आता है, फिर उसको ऐड करके यहाँ पे 260 बनना चाहिए था। तो ये मुझे लगा टाइम लगेगा, इसलिए मैंने इसको बाद के लिए स्किप किया। अब ये क्वेश्चन मैं इससे फेमिलियर नहीं थी, तो ये भी मैंने स्किप किया, मैंने छोड़ दिया ये क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन परसेंटेज का था, पर इजीली सोल्व नहीं हो पाया, तो मैंने इसको छोड़ दिया बाद के लिए। अब ये वाला क्वेश्चन, ये यहाँ पे थोड़े ट्रिकी होते हैं क्वेश्चन, जब वैल्यू को प्लेस करना होता है और इतने कम टाइम में आपको क्लिक करे क्वेश्चन, तो वो इजी नहीं होता है, तो वो थोड़ा गलत गया वो क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जब हम आते हैं, तो यहाँ पे भी ये ट्रिपलेट्स वाले क्वेश्चन, यहाँ पे ये जहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज पॉसिबल होती है आंसर की, तो वो ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, तो उनको स्किप कर देना ही बेटर है। अब ये क्वेश्चन ये भी थोड़ा लेंथी लग रहा था, तो ये भी मैंने अटेम्प्ट नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ्स का देखते हैं, कहाँ पे है। ओके, दिस वन इज द क्वेश्चन, ये भी वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन था। अब यहाँ पे क्या था कि व्हाट आर द यूनिक वैल्यूज ऑफ द एक्स एंड वाई वेयर एक्स एंड वाई आर डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर्स। तो अब ये स्टेटमेंट 1 दी गई थी, x by y इज ओड एंड xy इज इक्वल टू 12। तो अब इसको भी हम जो रिमाइंडर थ्योरम था फैक्टराइजेशन से इसे सोल्व कर पाए थे, और ये करेक्ट हुआ। अब ये भी क्वेश्चन डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन था, और लास्ट टाइम में जब मैं इसे सोल्व कर रही थी, तो आई थॉट कि दोनों ही स्टेटमेंट इसके लिए सफिशिएंट नहीं है, पर मैंने ये अटेम्प्ट नहीं किया था क्योंकि लेंथी था ये क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में क्या होता है, सीसेट के क्वेश्चन में कभी कभी वो आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड को चेक करते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या है, अब क्वेश्चन को रीड करते हैं हम। इफ एवरेज मार्क्स इन ए क्लास आर 60 देन व्हाट इज द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स इन द क्लास। एवरेज मार्क्स बताया है स्टूडेंट्स का, ठीक है, स्टूडेंट नहीं बताया कि कितने स्टूडेंट है, लेकिन यहाँ पे एवरेज मार्क्स बताए हैं। अब स्टेटमेंट 1 क्या कहता है, स्टेटमेंट 1 आपका कहता है द हाईएस्ट मार्क्स इन द क्लास आर 70 एंड लोएस्ट मार्क्स आर 50। स्टेटमेंट 2 क्या कहता है कि एक्सक्लूजन ऑफ हाईएस्ट एंड लोएस्ट मार्क्स
फ्रॉम द क्लास डज नॉट चेंज द एवरेज, इससे एवरेज चेंज नहीं होता है, ठीक है। अब हमें बताना है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबव क्वेश्चन एंड द स्टेटमेंट। तो क्वेश्चन एक बार दोबारा से रीड करते हैं। इफ द एवरेज मार्क्स इज दिस देन व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट हमें बताना है। तो हमें पता है हाईएस्ट मार्क्स 70 एंड लोएस्ट मार्क्स 50, एवरेज 60। तो इसको हम रेशियो से सोल्व करने का कोशिश किया, तो हमने देखा कि 1:1 रेशियो आया स्टूडेंट्स का, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट्स का नंबर नहीं बताया गया, तो इसलिए हम स्टूडेंट की वैल्यू यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट को यूज़ करके फाइंड आउट नहीं कर सकते थे, तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट सफिशिएंट नहीं थी। अब 77 क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं, ये भी डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन गलत हुआ क्योंकि क्वेश्चन ट्रिकी रहते हैं ये वाले क्वेश्चन। ट्राई करो, अगर आप सोल्व हो सकता है तो हो जाए, और नहीं तो गलत भी हो जाते हैं ये क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन की जब बात करते हैं तो ये भी ईजीएस्ट क्वेश्चन था मुझे लगता है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया था इज x प्लस वाई इज एन इंटीजर, 2x प्लस वाई इज एन इंटीजर, x प्लस 2y इज एन इंटीजर। और ये क्वेश्चन वेग था, वेग इसलिए था क्योंकि x और y को ना तो ये बताया गया कि ये प्राइम नंबर है, ना ये बताया गया कि ये होल नंबर है या नेचुरल नंबर है, तो इसलिए बहुत सारी वैल्यूज पॉसिबल थी, और ये इंटीजर था भी और फ्रैक्शन भी हो सकता था, तो इसीलिए दोनों ही स्टेटमेंट इसके लिए इसको आंसर नहीं कर सकती थी। अब ये क्वेश्चन भी डेटा सफिशिएंसी का था, और ये इनकरेक्ट हुआ क्योंकि वही है, आपको इतनी जल्दी में अगर आप सोल्व करने की कोशिश करते हैं तो थोड़ा भी इधर उधर हो जाए, आपकी सिली मिस्टेक भी हो जाए, तो भी आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन भी क्या पूछता है कि हैज़ पी स्कोर्ड मोर देन क्यू, और स्टेटमेंट में आप वैल्यू को प्लेस करके देखते हैं तो बताता है कि दोनों ही वैल्यूज, मतलब दोनों ही स्टेटमेंट से क्वेश्चन आंसर नहीं हो सकता है। तो इसलिए सीसेट में आप जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और मुझे लगता है कि अभी सीसेट का जो पैटर्न आ रहा है, तो उसको देख के मुझे लगता है कि हमें मैथ्स के हर चैप्टर से वाकिफ़ होना चाहिए, हर चैप्टर को हमें रीड करना चाहिए, और जो रिवीजन है वो मल्टीपल रिवीजन्स मुझे लगता है, और प्रैक्टिस ज़रूर करनी चाहिए। और रीजनिंग को भी मतलब मुझे लगता है चैप्टर वाइज हमें सोल्व करके देखना चाहिए। और पैसेजेस का जब तक हम बात करते तो पैसेजेस का हम कितना ही प्रैक्टिस करें, और उतना जो कम टाइम होता है पैसेजेस के लिए, तो उस टाइम में गलती के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए हमें मैथ्स और रीजनिंग पे थोड़ा ज़्यादा रिलाई करना चाहिए, लेकिन कोई भी एक पार्ट पे हमें रिलाई नहीं करना चाहिए, हमें तीनों पार्ट पे फोकस करना चाहिए। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।